अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के तारुफ और उसकी शाखों के मुतल्लिक। चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री के बुनियादी असूल। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री जो है उसकी तारीफ ये मैंने लिखी है यहाँ पर। साइंस की वो शाख जिसमें मादे की तरकीब, साख, ख़ास या खसूसियात और उनके माबैन होने वाले केमिकल रिएक्शंस का मुताला किया जाए, साइंस की उस शाख को आप नाम देते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री साइंस की शाख है। साइंस किसे कहते हैं, इसके मुतालिक आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि तजर्बात और मुशाहदात से हासिल होने वाला इल्म। प्यारे बच्चों, शुरू में चूँकि इल्म महदूद था तो साइंस एक सब्जेक्ट के तौर पर मौजूद थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो साइंस जो है उसके इल्म में इजाफे की वजह से साइंस को मुख्तलिफ शाखों में तकसीम कर दिया गया। साइंस की कुछ शाखें जो हैं उनमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है। तो ये केमिस्ट्री जो है ये भी साइंस की शाख है और ये साइंस की वो शाख है जिसमें आप मादे के मुतल्लिक पढ़ते हैं, मादे की तरकीब के मुतल्लिक बात करते हैं, उसकी खसूसियात के मुतल्लिक, मादा जो है उसके दरमियान जो केमिकल रिएक्शन वकूफ़ पज़ीर होते हैं उसका मुताला करते हैं। तो ये सारा केमिस्ट्री कहलाता है। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री जो है उसने हमारी ज़िंदगी के तमाम जो हमारे रोज़मर्रा के अमाल हैं, ठीक है, जो काम हैं, उसका अहाता किया हुआ है। तो केमिस्ट्री जो है हम यूँ अगर कहें कि हम केमिस्ट्री के बगैर नहीं रह सकते तो ये कुछ गलत नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का स्कोप बहुत वसी है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो सारी केमिस्ट्री की वजह से। जैसे मिसाल के तौर पर ये अद्वियात हैं। अब अद्वियात बनाने का इल्म जो है ये केमिस्ट्री से हासिल किया जाता है। अब अगर केमिस्ट्री जो है उसका इल्म हासिल ना किया जाए तो अद्वियात जो है वो बनाना मुमकिन नहीं होगा। और कितने सारे लोग हैं जो अद्वियात पर इन्हसार करते हैं। अच्छा, इस तरह डिटर्जेंट्स हैं, साबुन वगैरह हैं, दूसरी तकरीबन जितने भी केमिकल्स हैं, जितनी भी हमारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया हैं वो केमिस्ट्री की बदौलत ही बनाई जाती है। केमिस्ट्री जो है उसकी बहुत सारी शाखें आपकी बुक के अंदर उन्होंने 8 शाखों की वजाहत की है जो हम तफसील से पढ़ेंगे। पहली शाख जो है उसमें है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें मादे की तरकीब, तिबाई खास और उनके माबैन होने वाले केमिकल रिएक्शंस का मुताला किया जाए। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें मादे की तरकीब, तिबाई खास और उनके माबैन होने वाले केमिकल रिएक्शंस का मुताला किया जाए, केमिस्ट्री की उस शाख को हम नाम देते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री जो है इसका स्कोप बहुत वसी है। कौन से ऐसे शोबे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका मुताला करने में हम फिजिकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं? तो पहली चीज़, एटम की साख्त मालूम करने के लिए हमें फिजिकल केमिस्ट्री का मुताला करना पड़ता है। एटम की साख्त क्या है ये आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है ये एटम की स्ट्रक्चर है, एटम की साख्त है। एटम किस चीज़ का बना हुआ है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज के हामिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है ये लो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एटम के छोटे ज़रात हैं और ये एटम की स्ट्रक्चर है। इसका जो मरकज़ी हिस्सा है ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर एटम के 2 बुनियादी ज़रात यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि न्यूक्लियस के बाहर ये ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये गर्दिश करते हैं। तो ये एटम की साख्त है। इस एटम की साख्त का मुताला करने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह मॉलिक्यूल्स की तश्कील है। ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स जो है जब आपस में कीमियाई तौर पर मिलते हैं तो उससे मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल्स की तश्कील का मुताला करने के लिए भी फिजिकल केमिस्ट्री का इल्म इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मादे के जितने भी मतलब अक़साम हैं, मादे की अक़साम यानी कि ठोस हैं, मय हैं, गैसेज हैं, उनके तर्ज़ अमल का मुताला करने के लिए, अच्छा उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन, उनके ऊपर रेडिएशन के असरात, इन तमाम चीज़ों का मुताला करने के लिए हमें फिजिकल केमिस्ट्री का इल्म इस्तेमाल करना पड़ता है। क्लियर हो गया जी? ये पहला पॉइंट है, पहली केमिस्ट्री की शाख है। दूसरी केमिस्ट्री की शाख है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स और उनसे माखूज कंपाउंड्स का मुताला किया जाए। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स और उनसे माखूज कंपाउंड्स का मुताला किया जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन्हें कहा जाता है? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन बुनियादी अंसर हो, बुनियादी एलिमेंट के तौर पर मौजूद हो, दूसरे भी एलिमेंट हो लेकिन कार्बन एसेंशियल ज़रूरी तौर पर मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। जैसे मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड है CH3COOH, तो अगर आप इसको देखें तो इसमें कार्बन जो है ये बुनियादी तौर पर एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर मौजूद है। अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर इसके लिखेंगे तो कुछ इस तरह होगी CH3C OOH। आप देखें ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है, इसमें कार्बन जो है ये बुनियादी तौर पर मौजूद है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा दूसरा जो लफ्ज़ है वो है हाइड्रोकार्बन्स। जैसे नाम से ज़ाहिर है, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रो से मुराद हाइड्रोजन, कार्बन से मुराद कार्बन। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो, सिर्फ ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो और उसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हाइड्रोकार्बन्स और उनसे माखूज कंपाउंड यानी जो कंपाउंड इनसे बनाए जाते हैं उनका मुताला किया जाता है, इसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसका भी वसीह स्कोप है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसका इस्तेमाल होता है। तो ये केमिस्ट्री की शाख जो है इसको पेट्रोलियम के अंदर ये शाख इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अद्वियात वगैरह के मुताला उसको समझने बनाने वगैरह के अंदर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। और तीसरा जो है बस यही दो, तो ये वो इसका स्कोप जो है ये पेट्रोलियम और अद्वियात की सनतों में आपको मिलता है। तीसरी शाख है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप हाइड्रोकार्बन्स का मुताला करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स का मुताला करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स के अलावा यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी तमाम कंपाउंड्स का मुताला, बाकी तमाम कंपाउंड्स का मुताला, ये प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल कंपाउंड्स का मुताला मास सिवाय उनके जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप मिलता है जी शीशा साजी में, सिरामिक्स के अंदर। सिरामिक्स जो है एक मटेरियल है, इसकी टाइलें वगैरह भी बनाई जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा सीमेंट बनाने के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा खाद साजी या मेटलर्जी के अंदर जिसमें मेटल्स जो हैं उनको खालिस हालत में हासिल किया जाता है, तो इन सनतों के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जी नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। लफ्ज़ बायो जो है इससे मुराद होता है जानदार, और केमिस्ट्री जो है ये केमिकल रिएक्शंस का नाम है, मादा जो है उसके मबैन केमिकल रिएक्शंस का नाम है। तो प्यारे बच्चों, जानदार अजसाम जो हैं उनके मबैन उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हर वक्त मकबूल पजीर होते रहते हैं। जानदारों के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है। मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो है इसमें मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं और कैटाबॉलिज्म जो है इसमें मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है। ठीक है, तो जानदार जो है उसके जिस्म के अंदर अब ये केमिकल रिएक्शंस वाक़ई हो रहे हैं। इन केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए हमें केमिस्ट्री का इल्म इस्तेमाल करना पड़ता है, और केमिस्ट्री की वो शाख जो हमें जानदार अजसाम के अंदर पाए जाने वाले मादों की तरकीब, उनकी साख और उनके मबैन होने वाले केमिकल रिएक्शंस के मुतालिक बताती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? बायो केमिस्ट्री का नाम देते हैं। बायो केमिस्ट्री के अंदर आप फोटोसिंथेसिस का मुताला कर सकते हैं।
फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस चूँकि केमिकल रिएक्शन का नाम है इसलिए इसका मुताला बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। इस तरह जानदार इंसान के अंदर रेस्पिरेशन का अमल होता है, ये रेस्पिरेशन के मेटाबॉलिज्म वगैरह को समझने के लिए भी आप बायोकेमिस्ट्री का इल्म इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इनके मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए भी बायोकेमिस्ट्री का इल्म इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बायोकेमिस्ट्री जो है इसका स्कोप क्या है, कहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? तिब के मैदान में, इसके अलावा ज़राअत के मैदान के अंदर भी केमिस्ट्री की ये शाख जो है वो इस्तेमाल होती है। खुराक वगैरह की सनत के अंदर भी बायोकेमिस्ट्री का वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जैसे नाम से ज़ाहिर है कि केमिस्ट्री की वो शाख जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनाए जाने वाले कंपाउंड्स का मुताला करती है। अगर इसको मज़ीद अच्छे तरीके से हम लिखना चाहें, पढ़ना चाहें तो हम यूँ लिख सकते हैं कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें तिजारती पैमाने पर कंपाउंड बनाने के तरीकों का मुताला किया जाता है। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें तिजारती पैमाने पर कंपाउंड्स बनाने के तरीकों का मुताला किया जाता है, केमिस्ट्री की उस शाख को आप क्या नाम देते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। अब इंडस्ट्रीज जो हैं उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर क्लोरीन वगैरह है, अच्छा इसके अलावा अमोनिया है, इस तरह के दूसरे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनते हैं। और यही केमिकल्स जो हैं ये रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और इससे फिर और प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये क्लोरीन जो है इसको इस्तेमाल करके ब्लीचिंग पाउडर वगैरह भी बनाया जाता है। अच्छा क्लोरीन जो है इससे ऐसे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं जिनको हम मुख्तलिफ तरह के जो जर्म्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। अच्छा इस तरह ये अमोनिया वगैरह है, अमोनिया वगैरह जो है इससे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। कास्टिक सोडा है या इस तरह के दूसरे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कंपाउंड्स वगैरह बनाए जाते हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो इन कंपाउंड्स के बनाने के तरीक़ों का मुताला हम किसके अंदर करते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। यहाँ पर एक बात और भी काबिल ज़िक्र है कि चूँकि इंडस्ट्रीज़ जो हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी सहूलियात पैदा की हैं। आज हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो सारी इंडस्ट्री से बनकर आती हैं, लेकिन जहाँ पर इनके फ़वायद हैं वहाँ पर कुछ इनके नुकसानात भी हैं। जैसे बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो क्या करती हैं कि अपना जो वेस्ट है उसको अपना पानी के अंदर फेंक देती हैं, जिससे पानी जो है वो आलूदा हो जाता है, जो आबी ज़िंदगी है वो बुरी तरह मुतासर होती है। तो हमें चाहिए कि जहाँ पर हम फ़ायदे हासिल कर रहे हैं इसके नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे इक़दाम किए जाएँ जो पोल्यूशन का सबब ना बने, आलूदगी का सबब ना बने, वो इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो, नुकसानदेह ना हो। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अलावा नेक्स्ट जो केमिस्ट्री की शाख है वो है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें आप न्यूक्लियर रिएक्शंस और रेडियो एक्टिविटी का मुताला करते हैं। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस और रेडियो एक्टिविटी का मुताला किया जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन जो हैं यहाँ पर दो तरह के हैं, एक को कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन और दूसरे होते हैं फिशन रिएक्शन। फ्यूजन का मतलब होता है मिलाप, फिशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है जी। तो फिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एटम के न्यूक्लियस को तोड़कर एनर्जी हासिल की जाती है, फिर उस एनर्जी को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? इसमें छोटे छोटे जो न्यूक्लियस के हिस्से हैं जो न्यूक्लियस कहा जाता है, उन छोटे न्यूक्लियस को आपस में जोड़ा जाता है और उससे एक बड़ा न्यूक्लियस बनाया जाता है। इस तरह के रिएक्शन जो हैं ये फ्यूजन रिएक्शन कहलाते हैं। एटॉमिक रिसर्च वगैरह जो होती है उसके अंदर इन रिएक्शंस का एक वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है। तो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें आप न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर खास और रेडियो एक्टिविटी का मुताला करते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या है? बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गैर क़याम पज़ीर होते हैं, यानी कि अगर वो किसी जगह पर मौजूद हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यूरेनियम को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, तो ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो चूँकि अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा गैर क़याम पज़ीर होते हैं। तो ये क्या करते हैं
इनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने अंदर से रेडिएशन खारिज करते हैं। तो उनका ये जो रेडिएशन खारिज करने का अमल है ये रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। ये रेडियो एक्टिविटी जो है इसको फिर हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है उसका स्कोप भी वसी है। कौन सी ऐसे शोबे हैं जहाँ पर आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनमें पहला रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी जो है ये इन रेडिएशन को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करना, खसूसन कैंसर जो है वो जिस्म के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, सेल जो है वो बेकाबू तकसीम होना शुरू कर देते हैं। तो इस एबनॉर्मल तकसीम के नतीजे में सेल जो है उसके गुच्छे बन जाते हैं, जिसे आप कैंसर, ट्यूमर वगैरह कह सकते हैं। उन ट्यूमर्स को तोड़ने के लिए ये रेडियोथेरापी इस्तेमाल होती है। मुतलका जो हिस्सा होता है जहाँ पर कैंसर होता है वहाँ पर वो तापकार शुआएं जो हैं वो दाखिल की जाती हैं जो उन एबनॉर्मल सेल्स को तोड़ देती हैं। तो रेडियोथेरापी के अंदर न्यूक्लियर केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है ग़िज़ा को महफूज करने के लिए, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो तीन इसके स्कोप के पॉइंट हैं जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। सातवीं शाख है जी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंट से मुराद होता है माहौल। माहौल किसे कहा जाता है, एक जानदार जिस जगह पर मौजूद है उस जानदार के इर्द गिर्द तमाम जानदार और बेजान अशिया उसका माहौल कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, माहौल जो है इसके दो अज्जा होते हैं, एक जानदार अज्जा जिन्हें बायोटिक अज्जा कहा जाता है, और दूसरे बेजान अज्जा जिन्हें ए बायोटिक अज्जा कहा जाता है। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप क्या करते हैं, ये माहौल के अज्जा का मुताला करते हैं। इसके अलावा इंसानी सरगर्मियों का माहौल पर असर या माहौल पर असरात, इनका मुताला जो है ये भी क्या कहलाता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। तो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें माहौल के अज्जा और माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का मुताला किया जाए, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये इसका एक अपना वजूद भी है, इसने दूसरे साइंसी अमलों के साथ भी ताल्लुक़ जोड़ा है, जैसे बायोलॉजी के साथ इसका ताल्लुक़ है, अर्जियात के साथ इसका ताल्लुक़ है, और माहौलियात के साथ, मट्टी के साथ, ये सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक गहरा ताल्लुक़ है। इसके अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप ये है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को आप माहौल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आलूदगी इसको कंट्रोल करने, इसको समझने के लिए भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। केमिस्ट्री की आखिरी शाख है जी आठवीं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल जो है ये एनालिसिस से निकला है। एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना, ठीक है जी। तो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें दिए गए कीमियाई नमूने के अज्जा की अलहदगी, उनका तज्जिया और पहचान और शनाख्त की जाती है। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें दिए गए कीमियाई नमूने के अज्जा की अलहदगी, उनका तज्जिया और पहचान और शनाख्त की जाती है, क्या कहलाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। ये आपको जो नमूना दिया जाता है तो उसका तज्जिया आप दो तरीके से करते हैं, एक उसका शुमारियाती तज्जिया होता है, एक माहियती तज्जिया होता है। शुमारियाती तज्जिया जो है उसमें क्वांटिटी मिकदार का इस्तेमाल होता है, मिकदारी तज्जिया होता है, और माहियती जो होता है उसमें मिकदार का इस्तेमाल नहीं होता। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है आज के दौर में इसका एक बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप मुख्तलिफ तरह के जो फील्ड हैं उसके अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर बुक के अंदर उन्होंने लिखा है कि ये शाख जो है ग़िज़ाई, आबी, माहौलियाती और हर तरह के क्लिनिकल तज्जियात का अहाता करती है, क्लिनिकल तज्जियात का अहाता करती है, ठीक है जी। तो ग़िज़ा वगैरह जो होती है
उसका तजिया करने के लिए भी एनालिटिकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह मिसाल के तौर पर पता चलता है कि किसी जगह पर पानी पीने से जो है वो लोग बीमार हो रहे हैं, ठीक है जी, तो पानी जो है उसका नमूना लिया जाएगा, उसका तजिया किया जाएगा और शनाख्त की जाएगी कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वहाँ पर लोग पानी पीने की वजह से बीमार हो रहे हैं। इस तरह अगर माहौल के अंदर किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस हो जाए उसको चेक करने के लिए, उसका तजिया करने के लिए भी एनालिटिकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। इस तरह जितने भी क्लिनिकल तजियात होती हैं, अद्वियात वगैरह हैं, मेडिसिन का शोबा है, उसके अंदर भी एनालिटिकल केमिस्ट्री का वसी इस्तेमाल